शादी की रात को मेरा होने वाला पति रोहन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। तब लोगों की लाज और बदनामी के डर से मेरी माँ ने मेरी शादी उस लड़के से करा दी जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उम्र सिर्फ 18 साल थी। यह सब देखकर मैं रोते रोते सो गई। सुबह जब उठी तो मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़के से बात करके तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं उससे बच्चा समझती थी। लेकिन अगली रात उसने मेरे साथ, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके सामने एक दुख भरी और दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है और आज मेरी शादी है और अपनी शादी को लेकर मैं बहुत खुश हूं। वैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं और मैं एक गरीब परिवार से हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे होनहार छात्रा थी। तब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मुझे रोहन से प्यार हो गया। रोहन बहुत ही आकर्षक और अच्छा लड़का था। वह भी मुझे पसंद करता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी लड़का मुझे देखता वह मुझ पर फिदा हो जाता। लेकिन वह सिर्फ रोहन को पसंद करती थी। हमारी मुलाकात 1 साल पहले यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। तब वह 3rd सेमेस्टर का छात्र था और मैं नई थी। उस दिन रोहन ने मुझे मेरी क्लास ढूंढने में मदद की थी। तभी मुझे उसका चेहरा तो अच्छा लगा ही, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी ज्यादा अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन यूनिवर्सिटी से घर लौटकर मैंने अपने ट्यूशन पढ़ने वाले छात्र को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि मेरे दिमाग से रोहन का ख्याल ही नहीं जा रहा था। उस दिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूत हो और वह मुझसे शादी करे। इसलिए अगले दिन मैंने यह बात रोहन से कही और वह इसके लिए तुरंत राजी हो गया। फिर घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताई। तब माँ को डर था कि मेरे पापा कुछ ना कह दें, क्योंकि वह थोड़े पुराने ख्यालों के इंसान थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि पापा मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे। और हुआ ऐसा ही। पापा ने रोहन के साथ मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लिया और ठीक उसी तरह रोहन के घर वालों ने भी इसे मंजूर कर लिया। फिर माँ ने मुझसे कहा कि मैं रोहन को बोलूं कि वह अपने घर वालों को लेकर आए। तो मैंने यह बात रोहन को बताई और लगभग 1 हफ्ते बाद रोहन के घर वाले हमारे घर रिश्ते की बात करने आए। इतना सब कुछ इतनी जल्दी और इतने परफेक्ट तरीके से कैसे हो सकता है? यह सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि जहां प्यार होता है वहां समाज रुकावट बनता है। लेकिन मेरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि मेरी कहानी का अंत भी ऐसे ही खुशहाल हो। लेकिन रोहन के घर वालों से मिलने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वे इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। लेकिन मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी खुशी के आगे मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन कोई था जो मेरी इस खुशी से खुश नहीं था। खैर, लगभग 3 महीने बाद हमारी शादी का दिन तय हुआ और ये 3 महीने भी देखते देखते बीत गए। अब मैं रोहन की दुल्हन बनने वाली थी। लेकिन तभी अचानक मेरी शादी टूट गई और मेरी शादी टूटने की वजह से मैं उस पल पूरी तरह टूट चुके थे। तब लगभग 1 घंटे बाद माँ को होश आया। उसी वक्त आदित्य की माँ गायत्री आंटी मेरी माँ के पास आई और उन्हें हौसला बंधाने लगी। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि आदित्य की माँ और मेरी माँ बहुत अच्छी सहेलियां थीं। आदित्य की माँ हमेशा मेरी माँ के हर मुसीबत में साथ देती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गायत्री आंटी मेरी माँ से यह कहेंगी कि वह मेरी शादी
अपने बेटे आदित्य के साथ करना चाहती हैं। लेकिन तब गायत्री आंटी की यह बात मेरी माँ को भी ठीक लगी और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे विचारे ही हाँ कह दिया। लेकिन तब मैं इसके लिए राजी नहीं थी। इसलिए जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं अपने ही ट्यूशन के छात्र से शादी कैसे कर सकती थी। और वैसे भी आदित्य की उम्र सिर्फ 18 साल थी, तो वह इस रिश्ते को कैसे निभाएगा? क्या वह इस रिश्ते की जिम्मेदारी समझ पाएगा? लेकिन ना जाने क्यों मेरी माँ और गायत्री आंटी यह बात नहीं समझ रही थी। तब मैंने उन्हें यह बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी। उल्टा माँ मुझे धमकाने लगी। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मैं अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखूंगी। तब माँ की तरह पापा भी किसी ना किसी तरह आदित्य के साथ मेरी शादी करवाने के लिए राजी हो गए और मुझे मनाने लगे। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने ही ट्यूशन के छात्र से शादी नहीं कर सकती। इसके बाद भी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी आदित्य के साथ करवा दी। हमारी शादी के 7 फेरे लेते वक्त मेरी आंखों से आंसू टप टप कर जमीन पर गिर रहे थे। तब मेरे पैर भी मेरे साथ नहीं दे रहे थे। मैं तब भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। इस तरह हमारी शादी हो गई। फिर विदाई का वक्त भी आ गया, तो मेरे माँ पापा ने मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनके लिए उनके जीवन में एक बोझ थी। इसलिए उन्होंने किसी भी तरह उस बोझ को उतार दिया, भले ही मेरी शादी किसी के साथ भी हो। ऐसा नहीं है कि आदित्य किसी अच्छे परिवार का लड़का नहीं था। आदित्य बहुत अच्छे परिवार का लड़का था। गायत्री आंटी भी मुझे बहुत प्यार करती थी और आदित्य उनका इकलौता बेटा था। वैसे गायत्री आंटी के पास बहुत सारी संपत्ति थी और वह सब आदित्य को ही मिलने वाली थी। खैर, विदाई के बाद जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन मेरा दिल इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके रीति रिवाज निभाने के बाद गायत्री आंटी मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। लेकिन उस रात आदित्य पूरी रात कमरे में नहीं आया। फिर मैं रोते रोते सो गई और तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आदित्य से कहूंगी कि वह मुझे तलाक दे दे। अगले दिन सुबह सूरज की किरणों ने मुझे जगाया और जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि आदित्य मेरे पैरों के पास बैठा था। तभी मैंने आदित्य से कहा, आदित्य मुझे तलाक दे दो, चलो मेरे साथ कोर्ट। तब आदित्य मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया। फिर जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं पागल सी हो गई, क्योंकि कमरे की हर जगह मेरी तस्वीरों से भरी हुई थी। यह देखकर मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? तब उसने कहा, मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता हूं। ये कोई टीनेज का प्यार नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम किसी और की दुल्हन बनने वाली थी तो मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा। मेरा मन रोता रहता था। पूरी रात नींद नहीं आती थी। फिर जब रोहन बारात लेकर नहीं आया तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी। वैसे मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, फिर भी तुमने मेरा प्यार नहीं देखा। तब उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसी ही बातें तो रोहन भी मुझसे कहा करता था। फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। तभी मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाने लगी, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? वैसे भी आदित्य तो बस 18 साल का है। वह अब भी कॉलेज में भी नहीं गया था। फिर वह मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकता है? मुझे तो लगता था कि वह मुझे अपने टीचर के रूप में सम्मान देता है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि उसके मन में ऐसी गंदी सोच है तो मैं उसका कोई गिफ्ट कभी नहीं लेती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने दिल का बोझ मैं किससे बांटकर हल्का करूं, क्योंकि सबने मुझे छोड़ दिया था। तब मैं वहां से अपने कमरे में चली आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब रात हो चुकी थी
और मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। गायत्री आंटी एक दो बार दरवाजा खटखटा कर बुलाने आई थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे चाबी से दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने देखा कि आदित्य अंदर आया। तभी मैंने जल्दी से अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिसे मैंने झटक कर हटा दिया। तब उसने मुझसे कहा, रिया, मेरे हाथ को ऐसे झटक कर मत हटाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहता हूं। मैं खुद को एक अच्छा पति साबित करना चाहता हूं। तब आदित्य की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कड़क आवाज में कहा, यहां से चले जाओ। लेकिन वह वहीं बैठा रहा और नौकर को खाना लाने के लिए कह दिया। फिर 5 मिनट बाद नौकर खाना लेकर आया। आदित्य ने अपने हाथ से खाना मेरे मुंह के सामने रखा, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। मेरी इस हरकत को देखकर आदित्य मुझ पर चिल्लाया, चुपचाप खाना खा लो। तब उसकी आवाज अचानक कड़क हो गई थी। मैं उसकी सख्त आवाज को सुनकर हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। तब उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा। इसीलिए मैं चुपचाप खाना खाने लगी। वह छोटे छोटे निवाले बनाकर मेरे मुंह में डाल रहा था और मैं बिना कुछ बोले खाए जा रही थी। अब मेरी भूख तो मिट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे उसने खुद ही समझ लिया और अपने हाथ हटा लिए। अब हमारी रोज की जिंदगी ऐसे ही चलने लगी। हमारे बीच कुछ कुछ बातें भी होने लगी। फिर एक दिन रात माहौल कुछ बदल सा गया था, क्योंकि आदित्य मेरे करीब आने लगा था। तभी मैंने उससे कहा, आदित्य, मुझे एक बात बताओ, इन सबके बाद में अगर हमारे बच्चे होंगे तो क्या तुम उनके खर्चे उठा पाओगे? क्या तुम उन्हें अपने दम पर पाल पाओगे? अगर नहीं पाल सकते तो प्लीज यहां से चले जाओ। तब मैं आदित्य को यह एहसास कराना चाहती थी कि सिर्फ शादी कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहती थी कि वह अपनी योग्यता से सब कुछ हासिल करे और मैं आदित्य को एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहती थी। इसीलिए मैं उससे अपने पास नहीं आने देती थी। हालांकि मेरी बातों से आदित्य बहुत टूट गया था, इसलिए वह बिना कुछ बोले जोर से दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चला गया। उस रात के बाद उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। मेरे लिए यह अच्छा था कि अब आदित्य अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि अब उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। उस रात के बाद 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन आदित्य ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। फिर एक दिन मुझे गायत्री आंटी से पता चला कि आदित्य अपनी पढ़ाई के लिए यूके जा रहा है। 10 दिन बाद उसकी फ्लाइट है। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह तो मुझे अपनी छोटी छोटी बातें भी बताया करता था, लेकिन इस बार उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। मुझे लगा कि शायद आंटी मेरे साथ मजाक कर रही हैं। वह मेरे बिना नहीं रह सकता था, फिर वह यूके कैसे जा सकता है? इसलिए मैंने आंटी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर मैंने कमरे में उसका बैग देखा और वहां उसका टिकट भी पड़ा था। आदित्य अब कमरे में भी कम आता था। वह सिर्फ कपड़े बदलने और फ्रेश होने के लिए आता था। अब आदित्य के जाने की बात सोचकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मन में अचानक से टेंशन आ गई। उस दिन मुझे समझ आया कि जब कोई आपको प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है और अचानक आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो वह कितना दर्द देता है। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन आदित्य से यह बात कह नहीं पा रही थी। उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं न चाहते हुए भी आदित्य के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। तब आदित्य रात के 3 बजे कमरे में आया था। वह अलमारी की ओर गया और बिना मेरी ओर देखे अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर जा रहा था। तभी मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आदित्य? क्या तुम सचमुच विदेश जा रहे हो? मेरी बात सुनकर आदित्य ने बहुत सख्त आवाज में कहा, यही तो तुम चाहती थी ना? तब मैं उसे रोकना भी चाहती थी लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर वह विदेश चल गया। विदेश जाने के बाद वह हफ्ते में एक बार कॉल करता, लेकिन सिर्फ अपनी माँ से बातें करता और फिर कॉल कट कर देता। कभी कभी वो वीडियो कॉल भी करता और अपनी माँ को देखकर वापस कॉल काट देता। तब कॉल करते ही मैं फूट फूट कर रोने लगती। इसी तरह से रोते रोते मेरी हालत खराब हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसे विदेश गए पूरे 10 साल हो गए थे, लेकिन वो मुझे एक बार भी बात नहीं किया था और मैं पागलों की तरह इन 10 साल से उसका इंतजार कर रही हूं। हालांकि यह सब सोचकर मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि वह तो कहता था कि वह मुझसे प्यार करता है। तो क्या आदित्य भी रोहन जैसा निकला? क्या उसने भी मुझे धोखा दिया? क्या मैं सबके लिए यही डिस्टर्ब करती हूं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? उस दिन रोते रोते मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं खुद को मजबूत और सक्षम बनाऊंगी। वैसे भी आदित्य के यहां से जाने के बाद मैंने भी अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब मैं चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और अपने सारे खर्चे खुद ही उठाऊं। इसलिए मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी और आदित्य को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। यह सब सोचते सचते और रोते रोते उस रात में सो गई। लेकिन सुबह उठकर देखा कि घर का माहौल ही बदल गया था, क्योंकि आदित्य के लौटने की खबर से सब बहुत खुश थे और गायत्री आंटी जैसे अपने सारे दुख भूल गई थी। मेरे माँ बाप भी आए हुए थे। वे भी अपने दामाद के लौटने और उसकी सफलता पर बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह आदित्य घर आया, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वह अपने साथ अपने परिवार को भी लाया था, जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की और एक बहुत प्यारा लड़का था। शायद उनकी मां नहीं आई थी। यह बात मुझे घर की नौकरानी ने बताई थी, क्योंकि मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मैंने नौकरानी से पूछा कि क्या किसी ने मेरे बारे में पूछा, तो उसने नामे सिर हिला दिया। अब रात के खाने का समय हो गया था, लेकिन मुझे बुलाने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए मैं खुद खाने की मेज पर चली गई। वहां जाकर देखा कि सब अपने अपने में बात करने में व्यस्त थे। तब मुझे देखकर आदित्य ने सिर्फ हालचाल पूछा और आराम से अपना खाना खाने लगा। यह सब देखकर मुझे रोना तो आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। उन बच्चों को भी मुझे जहर की तरह लग रहा था। मैंने आधा खाना खाकर उठने लगी। तभी आदित्य ने मुझे रोककर कहा, रिया, खाना पूरा करके जाओ, ऐसे खाना बर्बाद नहीं करते। तब मैंने उसकी बात अनसुनी करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह छोटी सी लड़की मेरे कमरे में आई और बोली, मम्मी, ऐसे खाना फेंकने से भगवान को दुख होता है। फिर उसने अपने छोटे से हाथ मेरे हाथ पर रखे और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और कहा, तुम जाओ, अपने पापा के पास जाओ, मैं और नहीं खाऊंगी। लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। उसने मुझे अपने साथ खींचकर ले ही गई। जब मैं नीचे गई तो सब वहीं बैठे थे, लेकिन सबका खाना हो चुका था और मेरी प्लेट वैसे ही रखी थी। मैं अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगी। तभी आदित्य और मेरी आंखें मिली। आंखों के मिलते ही आदित्य असहज हो गया और उसने मुझसे कहा, जानता हूं रिया, मैंने गलती की है, लेकिन तुम्हारी उस बात से मुझे भी बहुत बुरा लगा था। जब तुमने मुझे तिरस्कार किया, क्या मैं यह डिजर्व करता था? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं कमाई नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार तो चाहता था। लेकिन तुमने मुझे दूर ढेल दिया, इससे मैं टूट गया था, इसलिए मैंने यह सब कर लिया। जानता हूं कि इन 10 सालों में तुमने बहुत दुख झेले,
जितना दुख तुमने झेला उससे कहीं ज्यादा मैंने तड़पा, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। और ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। उनके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए तब से यह मेरे साथ रहते हैं। 4 साल हो गए इन्हें मेरे साथ रहते। मैंने इनकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। तब आदित्य की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन 10 साल की दूरी 10 मिनट में कैसे खत्म नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैंने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि कुछ दिनों में इनकी माँ भी यहाँ आ जाएगी और तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरी बात सुनकर आदित्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मुझे उन बच्चों के माँ बाप की तस्वीरें दिखाने लगा। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीरों में एक हंसता हुआ जोड़ा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। आदित्य ने कहा, रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह बच्चे मेरे दोस्त राहुल और उसकी पत्नी माया के हैं। 4 साल पहले उनकी कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मैं उसे हमेशा एक बच्चा समझती थी, लेकिन उसने मुझे गलत साबित कर दिया। अब मेरे मन में उसके लिए अब तक जो गुस्सा और गलत फहमी थी वह धीरे धीरे पिघलने लगी। फिर मैंने उससे कहा, आदित्य, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुमने भी मुझे रोहन की तरह छोड़ दिया। इस पर आदित्य ने मेरी ओर देखा। तब उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर उसने कहा, रिया, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। मैं यूके इसलिए गया क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लायक बन सकता हूं। मैंने वहां पढ़ाई पूरी किया, एक अच्छी नौकरी किया और इन बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा सबसे कीमती रहा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अब एक नई शुरुआत करें। तब उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। फिर मैंने महसूस किया कि मैंने आदित्य को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वह मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था और मैं उसे गलत समझ रही थी। तब मैंने उससे कहा, आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैं भी अब समझती हूं कि प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने में है। फिर आदित्य ने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, रिया, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तब मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे उसमें वही सच्चाई दिखी जो मैंने पहले दिन देखी थी। तो मैंने हल्के से सिर हिलाई और मुस्कुरा दी। उसके बाद हम दोनों ने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। वे बच्चे जिन्हें मैंने पहले जहर की तरह समझी थी, अब वे मेरे लिए परिवार का हिस्सा बन गए थे। आदित्य ने मुझे बताया कि वह भारत में अब एक स्कूल खोलना चाहता है ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तब मैंने भी उसका साथ देने का फैसला किया, क्योंकि तब मैंने भी अपनी नौकरी शुरू कर दी थी और अब हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाने लगे। फिर समय के साथ मेरे मन का सारा दर्द और गलतफहमियां खत्म हो गईं। इन सब से मैंने सीखा कि प्यार और विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं होता। आदित्य ने मुझे दिखाया कि वह न सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बल्कि एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला पति भी है। अब हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। उन बच्चों की हंसी, आदित्य का साथ और हमारा एक दूसरे के लिए प्यार मेरे लिए सबसे अनमोल खजाना बन गया। और इस तरह मेरी कहानी, जो दुख और गलतफहमियों से शुरू हुई थी, एक खूबसूरत और सुखद अंत के साथ पूरी हुई, जिससे मैंने सीखा कि जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए और सच्चा प्यार तो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर पसंद आई तो
इस वीडियो लाइक और देशी वाइस संजना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।